हमारे साथ सोच ऑन व्हील्स पे हैं जम्मू के होम ग्रोन आइकन, हम सबके लिए इंस्पिरेशन डॉक्टर अक्षय परिहार, जो कि दिल से एक बहुत सॉलिड स्पोर्ट्स पर्सन है, जिन्होंने क्रिकेट खेला हुआ है, टेबल टेनिस खेला हुआ है, एंड ही इज़ एन MBBS डॉक्टर आफ्टर विच ही क्लियर्ड JKPSC, अपेयर्ड फॉर UPSC इंटरव्यू थ्राइस, एंड अब वो एक सिविल सर्वेंट है। हाय अक्षय भाई, कैसा लग रहा है आपको आके सोच ऑन व्हील्स पे? हेलो दारिश भाई, सबसे कपिल पहले तो होम ग्रोन आइकन जैसा कुछ नहीं है। मतलब मुझे स्टिल लगता है कि इतना ऐसा कुछ नहीं किया लाइफ में अभी कि आप मुझे आइकन का दर्जा दोगे। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, बट स्टिल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। एंड आपके वीडियोस हम देखते रहते थे, और काफ़ी अच्छा आप सोशल मैसेज दे रहे हैं लोगों को, तो आज अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। थैंक यू। अक्षय भाई, आपको क्या लगता है कि आपने जो भी किया, चाहे वो एकेडमिकली हो, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने हो, चाहे वो मेडिकल हो, क्या बुनियाद क्या रही है आपकी अपार्ट फ्रॉम फैमिली सपोर्ट? नो डाउट फैमिली सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी रहता है कुछ भी अचीव करने के लिए, लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है कि एक प्रॉपर बैलेंस्ड लाइफ होना बहुत ज़रूरी है, कि जहाँ पे आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे हो, उसके अलावा आप इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हो अपनी फिटनेस को। जैसे मेरे लिए क्या रहा है कि मैं सिर्फ पढ़ता नहीं था, पढ़ने के अलावा स्पोर्ट्स को मैंने हमेशा एक प्रायोरिटी पर रखा अलॉन्ग विद माई स्टडीज़, कि हर दिन खेलना होता था, कुछ ना कुछ स्पोर्ट खेलना था। उसके अलावा जिम जाना, रेगुलर रनिंग करना, वॉक करना, ये सब मैंने स्टार्टिंग से लाइक सिंस स्कूल टाइम रखा, और मेरे पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं मुझे इसके लिए एनकरेज भी किया, सिर्फ पढ़ने पे फोकस नहीं किया। और जो मैं पढ़ता भी था, जब से मेडिकल के टाइम भी, या फिर इवन जब मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो 6 से 8 घंटे पढ़ना मेरा रहता था दिन का। उसके अलावा 24, लोग तो कहते हैं 14 घंटे पढ़ना चाहिए। 14 घंटे पढ़ना, तो आज तक ऑनेस्टली स्पीकिंग जो आज तक सबसे ज़्यादा मैंने पढ़ा होगा ना, वो 10 घंटे पढ़ा है, वो भी एग्ज़ाम के, क्योंकि 1 या 2 दिन पहले उस टाइम पढ़ा होगा 10 घंटे, उससे ज़्यादा मैं कभी पढ़ नहीं पाया। और मुझे लगता है कि 14 घंटे पढ़ने वाली अप्रोच जो है सस्टेन नहीं कर सकते हो। वो सस्टेन नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि एक आपको जब भी आप पढ़ रहे हो, तो आप किस लिए पढ़ रहे हो, सबसे पहले इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि आप पढ़ भी रहे हो तो किसके लिए पढ़ रहे हो, फॉर एक एग्जाम और टू अंडरस्टैंड समथिंग फॉर योर फ्यूचर। एग्जैक्टली। मतलब अगर मैं उसको लर्निंग फेज में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग फॉर मी, और मैं उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। अगर मेरे को सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए कुछ पढ़ना है, तो फिर तो मैं सिर्फ टेस्ट पेपर्स ही देखता रहूंगा, और मतलब समथिंग जिस मेरे को बेसिक्स ही नहीं पता होंगे उसके पीछे क्या है। एग्जैक्टली, वो सच बात है। और दूसरा ये कि अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप 14 घंटे आज पढ़ रहे हो, कल पढ़ रहे हो, 2 दिन 3 दिन पढ़ोगे, उसके बाद आपकी मेंटल स्टेट, आपकी हेल्थ जो है ना, आपको सपोर्ट नहीं करेगी वो सस्टेन करने में। तो अभी तक मुझे समझ नहीं आया कि कौन लोग हैं वो जो 14 घंटे 15 घंटे पढ़ सकते हैं, बट नॉट पॉसिबल फॉर अ स्टूडेंट। एग्जैक्टली, इवन आई एम ए डॉक्टर, तो मुझे पता है कैसे ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है, कुछ हद तक मुझे पता है। तो उसको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेस्ट चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए। लेकिन अब 6 से 8 घंटे पढ़ने का मतलब ये नहीं कि बाकी टाइम आप इंस्टा स्क्रॉल करो, या फेसबुक चलाओ, या मूवीज देखने लग जाओ, वो नहीं। उस टाइम पे आपने कुछ ऐसा करना है जहाँ पे आप ब्रेन को कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, लाइक स्पोर्ट्स खेल रहे हो, आप फैमिली में बात कर रहे हो, आप दोस्तों से बात कर रहे हो, आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेस्ट ले रहे हो। तो वो सब अगर बैलेंस वे में कर रहे हो, तो वो इंपॉर्टेंट है आपको कुछ भी चीज अचीव करने के लिए। अक्षय भाई, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, उसमें से एक सवाल जो मैं आपको सबसे पहले पूछना चाहता हूँ कि देखिए, दिस इज अ हेक्टिक जॉब, कि जो पढ़ना भी है, और हमने मतलब दिस इज ऑल स्ट्रेस टू योर माइंड एंड एवरीथिंग। तो मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या करते हो, मतलब जो एक अपनी सैनिटी बनाने के लिए, बिकॉज इतना पढ़ाई, इतना इनटेक जा रहा है, इतना मटेरियल अपने अंदर जा रहा है, और आप उसको फॉलो थ्रू करने के लिए, थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए, हाउ डू यू लाइक ट्रीट योर मेंटल हेल्थ? यार, मुझे तो फ्रैंकली लगता है ये बंदा he has cleared all the competitive exams, be it medical, JKPSC, UPSC, but he is a sports person at heart, and sports इंसान को सारे हैप्पी हार्मोन्स दे देता है। ये तो है, डोपामिन, एंडोर्फिन्स, यू गेट कम्युनिटी। बट आई स्टिल वांट हिम टू आंसर दिस। सी, यू राइट, जो एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, इनफैक्ट कोई भी एग्जाम की तैयारी करोगे आप, तो हमेशा प्रोबेबिलिटी है कि सक्सेस रेट बहुत लो है। चांसेस है कि इनिशियली आपने फेल होना ही होना है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। नहीं भी होगे तब भी प्रिपरेशन के टाइम बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट रहता है कि यार व्हाट इफ ना हो, होगा कि नहीं होगा, कभी फेलियर मिला तो यार मैं शायद कैपेबल नहीं हूँ करने के लिए, सेल्फ डाउट आने लगता है, फैमिली प्रेशर फील होता है, आपने बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस की होती हैं, तो आपको लगता है कि यार नहीं होगा तो क्या। तो उस टाइम, आजकल के टाइम में मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा एक सीरियस इशू है। एक तरह से ना, मतलब इवन इफ यू डोंट डाउट योरसेल्फ,
बट सामने वाले जो लोग तुम्हारे साथ अराउंड हैं, हाँ। दे विल मेक यू डाउट योरसेल्फ। एग्जैक्टली। इसमें दो तरीके होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो होता है कि हाँ लोग बोलेंगे यार तेरे से नहीं होगा, तेरे पर हम पे डाउट करेंगे। एक दूसरे टाइप का मेंटल प्रेशर भी होता है, जब आपके फ्रेंड्स क्या आपको कंटिन्यूसली बोलेंगे यार तेरा तो होगा ही। मतलब मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है कि यार तेरा तो होगा ही, तेरा नहीं होगा तो किसका होगा। और उसके बाद अगर आप एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, तो आपको लगता है यार सबकी एक्सपेक्टेशंस और आप नहीं कर पा रहे हो। ये एक काइंड ऑफ एडिशनल बर्डन आपके ऊपर आने लगता बर्डन है। तो है, और साथ में मैं जो समझ पा रहा हूँ ना, मैं और अगर आपने वो उन पे खरे भी उतर गए तो बोलेंगे हाँ हमें तो पता ही था ये कर ही लेगा। एग्जैक्टली ये तो रहता ही है। तो अब इसको, ये तो रहा स्ट्रेस की बात। अब इसको मैंने क्या किया, मैं ऐसा नहीं, मैं डिनाई नहीं करूंगा कि मैंने कभी मेंटल स्ट्रेस फील नहीं की। बहुत सारे रीजन होते हैं। इस प्रिपरेशन के टाइम लास्ट 4-5 साल से मुझे बहुत एट टाइम थे जब बहुत स्ट्रेस भी फील हुई। बट व्हाट आई यूज्ड टू डू, जैसे मैंने पहले भी बोला कि एक बैलेंस रहता था कि अगर सिर्फ पढ़ नहीं रहे हो। कैसे आप बैलेंस बनाते थे इफ यू हैव 24 आवर्स इन अ डे? सिर्फ मेरा क्या होता था, अगर लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि उनको एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो उनका टारगेट क्या होता है कि हमें एग्जाम। मेरा टारगेट क्या होता था, मैं रात को सोने से पहले या फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं दिन का प्लान करता था कि आज के दिन मैंने ये करना है, पढ़ने में ये करना है, बाकी चीज़ें तो देखते हैं। तो मेरे लाइफ का गोल ही वही होता था। मैं एग्जाम सोचता ही नहीं था कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना या मेडिकल या कुछ भी क्रैक करना। मुझे आज के दिन ये 4 टॉपिक्स पढ़ने, दैट्स माय गोल। एंड उसके ये अलावा खेलना है इस टाइम पे, ये स्लॉट नरेश, में यही खेलना है। हमारी बात हुई अभी ना। मैं यही कह रहा था कि आप सीखने के लिए कर रहे हो या एग्जाम के लिए कर रहे हो। और मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं कि वो एग्जाम क्लियर करने के पीछे ऐसा पड़ा हुआ है कि उनको आता कुछ नहीं है। राइट। मतलब दे आर नॉट लर्निंग दैट द बेसिक्स ऑफ, They are not internalizing it. यस दैट इज द राइट वर्ड। तो फिर वो, अगर हमने वो टॉपिक्स कवर करने, उसके बाद जो टाइम बचा, उसके टाइम बाद मैं जिम जाता था अपना रेगुलर फिटनेस पे। और कभी और टाइम बचा तो मैं स्पोर्ट्स भी खेलता था, जैसे टेबल टेनिस खेल लिया या आजकल पिकल एंड इन्होंने टेबल टेनिस की बात की है। लबासना मसूरी लाल बहादुर शास्त्री ऑफ नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में जाके ही इज अ टीटी गोल्ड मेडलिस्ट। ओह नाइस, अरे बाबा। तो हाँ, स्पोर्ट्स का मेरा हमेशा तो ही इज अ स्पोर्ट्स पर्सन एट हार्ट। हाँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग बचपन से ही स्पोर्ट्स खेला है। इनिशियली क्रिकेट, देन टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ऑलमोस्ट रैकेट स्पोर्ट्स जितने भी है ना, तो मैं आई एम वेरी एंथुसियास्टिक टू प्ले देम, टू लर्न। तो वो सीखता रहा हूँ और वो खेलता रहा हूँ। और वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स ने एक सैनिटी प्रोवाइड करता है। तो आपका फिर मन, आपका जैसे फिर उसके बाद आपने ऐसा पाथ क्यों नहीं लिया कि मैं आर्ट्स ले लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं यूपीएससी में आ जाऊंगा बीए करके? व्हाई मेडिकल इन अ कंट्री लाइक इंडिया? मतलब मैं आपको अगर बैकग्राउंड समझाऊँ, डिटेल में बताता हूँ कि मेरे लाइफ में ना बहुत, मैं ज़्यादा दूर का नहीं सोचा है कभी, इतना बहुत लॉन्ग टर्म। वो स्ट्रेंथ भी है। तो होता क्या था, जब मैं क्लास 11th में था तो तब मेरा गोल क्या था, मैंने डिसाइड किया था कि मैं आईआईटी करूँगा, इंजीनियर बनूंगा। तो जब 11th खत्म होने लगी तो मुझे तब आईआईटी जम्मू नहीं था, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार आईआईटी के लिए जम्मू से दूर जाना पड़ेगा, तो नहीं, मुझे फैमिली के साथ और टाइम स्पेंड करना है। तो ऑप्शन है कि डॉक्टर बनते हैं। जब मैं क्लास 12th में पहुंचा तो मेरे सब्जेक्ट मैथ्स बायो बहुत थे। तो 12th में मैंने बायो पे फोकस करना शुरू किया। तो 12th एंडिंग आने लगी तो मुझे रियलाइज़ हुआ मेडिकल तो बहुत लंबी डिग्री है यार, 6 साल की डिग्री, 5.5-6 साल की। ये काम करते हैं, सिविल सर्विसेज करते हैं। क्योंकि बचपन में कहीं ना कहीं पापा ने बोला हुआ था IAS ये IPS ये सब ना माइंड में बैठा हुआ था, तो सिविल सर्विसेज करते हैं, ये भी रहने दो। तो 12th के बाद मैंने साइंस कॉलेज एडमिशन ले ली थी BSc के लिए। लेकिन साइड बाई साइड मैंने सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी दे दिए थे, बट मैं कॉलेज भी जा रहा था फॉर GGM साइंस कॉलेज में। अब हुआ क्या, इंजीनियरिंग का रिजल्ट आया, गॉट ए वेरी गुड रैंक, बट काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं किया। मेडिकल का रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा रैंक आया। इवन देन आई वाज लाइक ओके ठीक है, तो क्या हुआ, रैंक आया तो। लेकिन तब सबने बोला कि यार इस टाइम मेडिकल की सीट कोई नहीं छोड़ता है। अच्छा। तो सबने बोला कि एक बार सोच लो, डोंट लीव इट, जस्ट ज्वाइन मेडिकल। पापा ने उस टाइम बहुत सपोर्ट किया। पापा कहते यार ठीक है, आपकी मर्जी, सिविल सर्विसेज करना तो आप कंटिन्यू कर दो कॉलेज में। लेकिन सबने बोला कि नहीं यार, मेडिकल कोई नहीं छोड़ता। तो फिर उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, कर लेते हैं ज्वाइन, ये भी देख लेते हैं। अगर उसके बाद मन किया तो आई कैन अपीयर इवन आफ्टर MBBS। तो फिर मैंने मेडिकल ज्वाइन किया। और ट्रस्ट मी, मेडिकल के टाइम मैंने कभी सिविल सर्विसेज का सोचा ही नहीं। क्योंकि मैडम मेडिकल की स्टडी इतनी एक्साइटिंग थी और वहाँ पे आपको लगा कि यार बहुत अच्छा पढ़ने को, मज़ा आ रहा है, सब कुछ कर रहे हो, पढ़ रहे हो। बड़े रेयर लोग होते हैं जिनको मेडिकल में मज़ा आता है। तो मुझे बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट मतलब स्कोर्स भी काफ़ी अच्छे रहते थे वहाँ पे, तो क्लिनिकली भी आई वाज गुड। फिर जब इंटर्नशिप की टाइम आया तो उस टाइम 3-4 दोस्त से तो हमने सोचा यार बड़े पहले सिविल सर्विसेज करने का मन था, स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने बोला कि करते हैं।
तो हम 3-4 लोग थे, तो हमने डिसाइड किया कि हाँ सिविल सर्विसेज का प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। वो लोग तो मोस्टली अब शिफ्ट हो चुके हैं बैक टू मेडिकल, बट Okay. मैंने फिर सस्टेन किया और इवेंचुअली क्वालिफाई भी किया। नाइस एंड आपने So- फिर यूपीएससी के सब्जेक्ट्स में ऑप्शनल में भी मेडिकल लिया ना? हाँ, क्योंकि मुझे मेडिकल साइंस लगता ही इतना इंटरेस्टिंग था, ऑल्दो हमें स्कोर अच्छा नहीं मिलता है उसमें यूपीएससी में, हमने लास्ट कुछ ईयर से देखा है, बट स्टिल मतलब मुझे पढ़ने में मज़ा आता है। तो मुझे अक्षय ये भाई था कि एक सॉरी एक सवाल था कि जैसे आपने तो क्वालिफाई कर दिया, नहीं, अब somebody who is given almost 6-7 years in this profession in for civil services और उसका क्वालिफाई नहीं होता है, तो अब वो क्या करे? मतलब वो तो बहुत, मतलब मैं I've seen so many people because रिजल्ट परसेंटेज तो यही है ना कि 2-3% लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, उससे भी कम, उससे भी कम। उससे भी कम। बहुत कम पॉइंट में होगा। हाँ, तो अब उस केस में वो लोगों के पास क्या अल्टरनेटिव? मैं ये समझता हूँ कि उनका नॉलेज बेस बहुत अच्छा हो जाता है, बट उनके पास अल्टरनेटिव्स क्या बचते हैं फिर? मतलब आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा है, और आज के टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इशू है जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे तभी मैंने तो पर्सनली ये था कि मेरे पास एक मेडिकल की डिग्री थी, डॉक्टर था, राइट तो मैं बड़ा फेयरलेसली, ऑल्दो ये एक एडिशनल प्रेशर भी था कि आपके कोलीग्स आपसे आगे जा रहे हैं, आप पीछे रह रहे हो, ना हो तो आपको बहुत जूनियर बन के आना पड़ेगा, बट समवेयर एक सेफ स्पेस था, यू हैव समथिंग गुड टू फॉल बैक अपॉन। तो बाकी लोगों का पहले तो मुझे लगता है कि जो आजकल हमारे यंग जनरेशन है वो क्या कर रही है, भेड़ चाल में लग रहे हैं। तो क्या होता है कि सब लोग पढ़ रहे हैं यूपीएससी का, सिविल सर्विसेज का, तो हम भी करने लग जाते हैं तैयारी, बट उनको पता ही नहीं कि जॉब प्रोफाइल क्या है। आपको देखना पड़ेगा वेदर आपके जो एप्टीट्यूड है वो सूट करता है टू बी ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर और नॉट, टू बी ए गुड सिविल सर्वेंट और So नॉट। it's not about the intelligence. Exactly. It's There about the are personality. very intelligent people जो एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करते हैं, बट दे आर नॉट मेंट टू बी गुड सिविल सर्वेंट, तो वो छोड़ देते हैं जॉब। वाओ, इसको थोड़ा आप और डिटेल में एक्सप्लेन करोगे इस पॉइंट को? आपके पास एग्जांपल्स होंगे बहुत सारे ऐसे सिविल सर्वेंट हैं जिन्होंने रिजाइन करके बाद में अपना कोई टीचिंग इंडस्ट्री स्टार्ट किया है, राइट। किसी ने प्राइवेट कॉर्पोरेट जॉब में चला गया है। क्योंकि ऑल्दो दे वर वेरी स्मार्ट पीपल, बट उन्हें लगा कि इवेंचुअली कि दिस जॉब इज़ नॉट सूटेड फॉर देम। हर जॉब, हर एक की अपनी पर्सनालिटी होती है, वो क्या जॉब या क्या वर्क प्रोफाइल उनको सूट करेगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। सी एडमिनिस्ट्रेटिव एक मेरे को समझ आता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब जो है उसमें आपको डेली बेसिस पे ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जिसके ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है। तो मे बी दे माइट बी स्मॉल डिसीजंस बट दे कैन हैम्पर अ लॉट मेनी थिंग्स। एग्जैक्टली, दे विल इन्फ्लुएंस अ लॉट ऑफ पीपल। ये लॉट मेनी पीपल। तो फॉर दैट सेक पीपल, दैट इज द रीजन जो बहुत सारे आप कह रहे हो कि स्मार्ट लोग भी हैं लेकिन दे आर नॉट मेंट फॉर दिस जॉब बिकॉज वो इतने डिसीजंस इतने, बिकॉज दे आर ऑल्सो, मतलब दीज डिसीजंस ऑल्सो गोइंग टू टेक अ टोल ऑन योर हेल्थ। एग्जैक्टली, मतलब आपको लगेगा कि यार ये तो स्ट्रेस हो गया भाई, ये डिसीजन कैसे लेना है। ये मैं आपको इससे भी बोल सकता हूँ कि मैं स्टेट सिविल सर्विसेज में भी रहा, ओके, तो 1.5 साल तक मैंने JNK में काम किया एज ए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। नाइस। तो मैंने वर्क किया किश्तवाड़ में और डोडा डिस्ट्रिक्ट में, और इवन जम्मू में भी कुछ टाइम रहा। तो ऑल्दो आप एज ए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आप सिर्फ एक ब्लॉक को देख रहे हो, और एक डिस्ट्रिक्ट में 16-17 या इवन 20-30 ब्लॉक भी हो सकते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट में। तो ब्लॉक लेवल पे भी डिसीजन मेकिंग में आपको बहुत स्ट्रेस फील होता है, बहुत प्रेशर फील होता है टाइम्स कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बहुत हेडेक हो रही है, मुझे रेस्ट चाहिए, मीटिंग्स होती हैं, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, सीनियर्स का प्रेशर होता है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपसे। तो उस टाइम बहुत सारे लोग वो नहीं कर पाते हैं हैंडल, ऑल्दो दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, बट वो लोग वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आपको पहले ही एक तो मेंटली प्रिपेयर रहना है कि आपको क्या करना है लाइफ में, आप ये सब फेस करोगे। दूसरा, आपको अपना वैल्यू सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखना है। यू हैव टू डू व्हाट इज राइट एंड यू हैव टू डू व्हाट लॉ स्टेट्स। उसके अलावा आपने कुछ नहीं करना है, और लोगों के वेलफेयर के लिए करना है। तो अगर आपको वो क्लैरिटी माइंड में है तो मुझे लगता नहीं कि कुछ भी आपके लिए मुश्किल होगा। तो लोग वहाँ पे ना वो बैलेंस मेंटेन करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। इवन ड्यूरिंग माई वर्क एज ए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, मैं स्पोर्ट्स के लिए भी टाइम निकालता था, मैं जिम के लिए भी टाइम निकालता था, और ऑफिस भी रेगुलर किया, लोगों के साथ इंटरेक्ट भी किया, सब कुछ किया। उसी चीज़ ने आपकी एनर्जी को भी रिप्लेनिश किया होगा। हाँ, एग्जैक्टली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आप जैसे मुझे बता रहे थे कि लबासना मसूरी में भी एवरीवन वाज, जैसे सब कोई एग्जाम क्लियर करके आया है, तो इसका मतलब एकेडमिक और दे नो एवरीथिंग अंडर द सन, राइट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैड अ पर्टिकुलर टैलेंट एज वेल, अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक मास्टरी दे हैड। तारिश भाई, ऑनेस्टली आई वाज सरप्राइज्ड टू गो देयर। मतलब वहाँ पे देखा लोग इतने टैलेंटेड हैं, नॉट जस्ट एकेडमिकली ऑल वर टैलेंटेड, दैट्स व्हाई दे वर हियर, They were here. उसके अलावा दे वर पीपल हु आर वेरी गुड सिंगर्स, वेरी गुड एक्टर्स, मतलब इस लेवल की एक्टिंग करते थे। वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन। दे वर वेरी स्पोर्ट्स पर्सन एंड एथलीट्स आल्सो, अदर देन मी ऑब्वियसली। बहुत अच्छे एथलीट्स भी थे,
बहुत अच्छे म्यूजिशियंस भी थे वहाँ पे, बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स थे, तो मतलब हर किसी ने कोई ना कोई हॉबी परस्यू की है विद और ये ऑनेस्टी, UPSC डिलीजेंटली। तो मतलब कहीं ना कहीं तो रिलेशन है आपके, जो आप बाकी 6-7 घंटे कर रहे हो अपनी हॉबी और अपनी ग्रूमिंग में और आपके एग्जाम क्लियर करने में। हाँ, exactly. इंटरव्यू में पूछा तो आपको स्पोर्ट्स के बारे में? हाँ, जैसे इंटरव्यू में क्या होता है, आपको एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। ओके डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में क्या है कि आपको एक हॉबीज सेक्शन होता है, हॉबीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एंड इवन एक स्पेशल सेक्शन होता है फॉर स्पोर्ट्स। ओके, तो वो सेक्शन में आपने जो फिल करो, इसका मतलब ये होगा कि यूपीएससी इटसेल्फ एनकरेजेस अस कि आप बाकी चीजें भी परस्यू करो। मेरे को लगता है रिक्वायर्स यू। रिक्वायर्स, एग्जैक्टली। जैसे मेरा क्या था कि स्पोर्ट्स और हॉबीज सेक्शन में क्रिकेट था, टेबल टेनिस था, जिमिंग था, पिकल बॉल था। 4 स्पोर्ट्स डाले आपने? पिकल बॉल था, तो ये सब मैंने डाला था क्योंकि मैं खेलता था, तो सो आई वांटेड कि वो इस बारे में मुझसे उसी पूछे। पे नैरो डाउन करें। हाँ, तो इवेंचुअली ऐसा हुआ था कि एक इंटरव्यू में मुझसे टेबल टेनिस के बारे में पूछा गया था उस टाइम की, वाई चाइनीज डोमिनेट एंड वाई इंडियंस आर नॉट एबल टू रीच देयर लेवल। इस बार क्या हुआ कि शायद और लोगों ने भी क्रिकेट, टेबल टेनिस, जिम कॉमन डाला, तो मेरा एक हॉबी थी पिकल बॉल खेलना, जो मैंने नया नया सीखा था। तो उन्होंने पिकल बॉल के ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि वाई क्या है, उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है और सब। तो वो पूछते हैं, वो एनकरेज करते हैं। कभी कभी तो मेरे कुछ ऐसे कैंडिडेट से बात हुई है जिनका 70% इंटरव्यू उनकी हॉबीज़ के ऊपर गया हुआ है। 70% इंटरव्यू सिर्फ हॉबीज़ डिस्कस हुई हैं उसमें कि आपने ये हॉबी क्योंकि कैसे- बंदे को ज्ञान तो है ही ना। हाँ, एग्जैक्टली। ज्ञान तो है ही। अब उनको कश्मीर इशू के बारे में पूछे या फिर ग्लोबल इश्यूज के बारे में पूछे, वो तो एग्जाम में लिख दिया। बिल्कुल अब तो ये पर्सनालिटी टेस्ट होगा मोर देन नॉलेज टेस्ट। राइट। राइट। अक्षय भाई, एक और सवाल, जैसे कि अभी आपने कह रहे हो कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी, ये था वो था, आप देखते हो कि क्या ये चीज़ J&K में कम है? मतलब हम अपने एज ग्रुप्स की बात करते हैं, मैं अब नए वाले आगे वाले एज ग्रुप्स की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब बहुत सारी फैसिलिटीज़ ज़्यादा अवेलेबल हैं, बट आपके कितने दोस्त हैं जो ज़्यादा अच्छे सिंगर्स हैं, या मेरे को लगता नहीं है कि वो कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व भी होंगे? मुझे लगता है कि J&K में अब शुरू हो रहा है, बट स्टिल अभी हम बाकी स्टेट के लोगों से बहुत पीछे लैग करते हैं। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। 12th तक मुझे पता नहीं था टेबल टेनिस क्या स्पोर्ट है। मतलब मेरे को सिर्फ क्रिकेट पता था, फुटबॉल, हॉकी जो बहुत कॉमन खेलते हैं। हाँ। टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, ये सब पता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। जैसे 8th तक तो मैं भद्रवाह में रहा हूँ। हाँ। तो वहाँ पर सिर्फ क्रिकेट, वॉलीबॉल ही खेलते थे, वहाँ नहीं था। Right. तो आप भद्रवाह से हो? जी, मैं भद्रवाह से हूँ। तो उसके बाद जब मैं जम्मू आया, इवन इनिशियली हमारे स्कूल में उतनी फैसिलिटीज़ थी नहीं सब की। मतलब आप कॉलेज में और जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, वो कितना आपको एक एवेन्यू प्रोवाइड करते हैं फॉर टू परस्यू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, वो भी बहुत डिपेंड करता है। जैसे जहाँ मैं रहा हूँ, उन्होंने कुछ वैसा कुछ नहीं रहा कि आप सिंगिंग परस्यू करो या वो करो। एग्जैक्टली। एंड मेरे को लगता है कि आप मतलब अब मुझे नहीं पता कि आज का सिनेरियो कैसा है, बट आज से 10 साल पहले तो ऐसा ही था कि आपके पेरेंट्स विल एनकरेज यू। आपके पेरेंट्स वर डिफरेंट, कि आपने जैसे बताया कि वो कहते थे कि नहीं, आप बैलेंस क्रिएट करो, आप क्रिकेट भी खेलो, रनिंग भी करो, जिम भी जाओ। बट 90% ऑफ द पेरेंट्स आर मोर लाइक कि आप यार तू पढ़ क्यों नहीं रहा है, तू पढ़। बट मेरे हिसाब से एक बैलेंस क्रिएट करना जरूरी है। यार बच्चे भी ना खिसकू होते हैं। अरे यार, कहने का मतलब ये भी तो है ना, एक हेल्दी माइंड एक हेल्दी शरीर में ही रहेगा ना। Exactly. मतलब इट लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। हेल्दी माइंड रिजल्ट्स इन हेल्दी बॉडी। या तो ये पेरेंट्स और स्कूल पे भी डिपेंड करता है कि हमारे टाइम क्या होता था कि स्कूल्स को होता था कि हमारा रिजल्ट अच्छा है। जैसे आई गॉट ए 6th रैंक इन क्लास 10th इन स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, 3rd रैंक इन क्लास 12th। ओके। तो हमारा आप 12th में, आप 10th में स्टेट बोर्ड में थे? 10th और 12th मेरा स्टेट बोर्ड में था। 10th में आई गॉट 6th रैंक इन प्रोविंस एंड 12th में 3rd रैंक। इससे ये प्रूव होता है कि जेके बोर्ड के 10th और 12th में भी, मतलब जेके बोर्ड इज आल्सो गुड इनफ टू हेल्प यू क्लियर यूपीएससी। यस। ये बहुत बड़ा एक टेस्टमेंट है। यार Right. मैं लास्ट टाइम भी शायद से जो हमारा सोच ऑन व्हील्स में लास्ट एपिसोड था, मैंने तब भी बोला था और अभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि जिसके अंदर चाह है ना, वो कुछ भी कर सकता है। ये इमटेरियल चीज़ें हैं। हम कितनी स्टोरी सुनते हैं कि यार उसने स्ट्रीट वेंडर था, उसका बेटा जो है उसने स्ट्रीट लाइट के नीचे बढ़कर यूपीएससी क्लियर कर दिया। इट इज़ जस्ट अबाउट द योर ओन विश। मुझे लगता है 50% होता है अपनी खुद के हाथों में, 50% अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं। आपका एनवायरनमेंट, आपकी अपब्रिंगिंग, आपके शहर में पैदा हुए, आपकी किस्मत। 50% इज अनकंट्रोलेबल बट 50% इज इन योर कंट्रोल। हाँ, मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे जो इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज कल क्या है कि अब हम क्यों मैं जैसे यूपीएससी का मेरा मन था, क्यों था? क्योंकि मेरे आसपास के लोगों ने बोला कि हाँ
सिविल सर्वेंट जैसा कुछ है, लेकिन मेरे उस आसपास किसी ने बोला नहीं था कि यार सिंगर भी कुछ होता है या आप टेबल टेनिस प्लेयर बन सकते हो, वैसा कुछ इन्वायरमेंट नहीं था। बिल्कुल। तो वो हमारे जो आजकल के बच्चे हैं ना, अगर बच्चों को स्टार्टिंग से अगर आप किसी पर्टिकुलर माहौल में ढाल रहे हो ना, बार बार वो चीज़ डाल रहे हो ना, तो वो उनके माइंड में कहीं ना कहीं फीड हो जाती है। तो अभी भी ये है कि सिविल सर्विसेज का बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो लाइक ओवरहाइप्ड है, नो डाउट कि आप होता क्या है, आइडल वर्शिप होती है। जैसे हम सुपरस्टार्स को वर्शिप करते थे ना कि यार ये हमारा फेवरेट एक्टर है, पर हम एक्टर नहीं बने। लेकिन सिविल सर्वेंट में ऐसा हुआ कि हम किसी सिविल सर्वेंट को आइडलाइज करने लगते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं यार हमें भी ऐसा बनना, हमारा बच्चा जाएगा या फिर। और प्रॉब्लम पता क्या आती है, प्रॉब्लम ये है कि हम मूवीज में देखते हैं सिविल सर्वेंट्स को, हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, तो रियल लाइफ और हमें लगता है कि एग्जैक्टली हमें लगता है कि यार ये क्या लाइफ है, पावरफुल लाइफ है कि इसमें इतनी पावर है, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, एक चार्मिंग कूल लाइफ है। तो वो देख के ना बहुत सारे कैंडिडेट्स वो देख बट के, दिस आल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिपार्टमेंट यू गेट। डिपार्टमेंट प्लस द अदर लाइफ इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस। ऐसा नहीं कि Yeah. बहुत तो क्या फर्क है रियल लाइफ की सिविल सर्वेंट की और रियल लाइफ के सिविल सर्वेंट में? देखो, रियल लाइफ में आपको लगता है कि यू आर जस्ट एंजॉयिंग और सब कुछ इजीली हो रहा है, वहाँ पे इजीली नहीं हो रहा। जब आपको कुछ ऐसा डिसाइड करना है कि जहाँ पे आपके डिसीजन पे 1000 लोग 1 लाख लोगों की लाइफ डिपेंड करती है, उनका जॉब डिपेंड करता है, तो आपको बहुत स्ट्रेस भी होता है। आप हर टाइम चिल नहीं कर पाते हो, हर टाइम एंजॉय नहीं कर पाते हो। प्लस इवन जो मूवीज़ में दिखता है कि आप पुलिस IPS हो, आप SP हो, आप ऐसे कर रहे हो, विलेंस को मार रहे हो, रियल लाइफ इज टोटली डिफरेंट। ऐसा कुछ करते ही नहीं से उतर रहे हो, टोपी उतार रहे हो, ऐसा कुछ गाड़ी नहीं को होता। ऐसे पुलिसिंग इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब आई हैव सीन। माय फैमिली हैज बीन इन पुलिस, Okay. कुछ नॉन भी आप बैचमेट्स भी हैं पुलिस में, तो वन ऑफ द टफेस्ट जॉब, स्ट्रेसफुल जॉब है पुलिसिंग की। तो जो एक्चुअल लाइफ है दैट इज फार फ्रॉम व्हाट इज शोन ऑन TV और व्हाट इज शोन ऑन इंस्टाग्राम रील्स। तो जब बड़ी बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यार हम वो मिस कर रहे हैं लाइफ में, कि यार वो ये नहीं हुआ तो यार इतनी सही लाइफ थी, वो नहीं जी पाएंगे हम। तो इस वजह से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है सिविल सर्विसेज करना चाहते हैं। तो मैं जैसे पहले भी मैंने बोला कि ये एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, हमें अवेयरनेस ज़रूरी है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे सिविल सर्वेंट से इंटरेक्ट करें, उन्हें पता हो कि एक्चुअल जॉब क्या होता है, एक्चुअल काम क्या करना होता है। उसके बाद वो कॉन्शियस डिसीजन लें कि वेदर वी वांट टू बी ए सिविल सर्वेंट और नॉट, या हम कुछ और परस्यू करना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में अभी भी प्रॉब्लम है कि अवेयरनेस नहीं है। सपोज मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, तो मुझे मेरा एक सरकार का या फिर इवन हर लोग का इंश्योर करना कि वो उस बच्चे को क्रिकेटर से मिलाएं, उसे पता चला कि हाउ द लाइफ इज़ देयर। एक सिविल सर्वेंट से मिलाएं कि सिविल सर्वेंट वाली लाइफ क्या है। उसके बाद वो बेस्ड ऑन द एप्टीट्यूड डिसाइड करे कि मुझे लाइफ में क्या करना है। ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। आपका कहने का मतलब है कि एक अर्ली एज में बच्चे की काउंसलिंग हो जानी चाहिए, एक पब्लिक अवेयरनेस कैंप्स लगने चाहिए जिसपे डिफरेंट पर्सनालिटीज से बच्चों को मिलाना चाहिए, जिनसे उनको पता चले कि वो क्या करना चाहते हैं, और उनके पेरेंट्स की भी इंटरेक्शन हो। Exactly, parents should be there also. कि उनको पता चले कि भाई हमारे बेटे का पर्सनालिटी कैसा है, वो किस सूट चीज करेगा, में किस चीज एग्जैक्टली किस चीज को सूट करेगा। हम ये नहीं कह सकते कि भैया अगर आपके फादर ये सपोजिंगली एक बिजनेसमैन है तो जरूरी नहीं है कि आपका बेटा भी, हम आपका बेटी भी एक बिजनेस में ही उतरे। क्या पता शी इज बेस्ट और ही इज बेस्ट सूटेड फॉर अ डिफरेंट प्रोफाइल ऑल टुगेदर। Exactly. This is what needs to be done in current time. तो स्पेशली हमारे रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे Okay. डोडा, किश्तवाड़, रामबन जैसी डिस्ट्रिक्ट्स है, क्योंकि वहाँ पे ना अभी भी ऑल्दो अवेयरनेस बढ़ रही है, बट स्टिल बहुत कम है, फार फ्रॉम व्हाट इज देयर इन दिल्ली या बाकी जगहों बट पे। फ्रॉम व्हाट आई वर्ड है, जितना या ऐसे बड़े केसेस सुनने मिलते हैं कि भद्रवाह में ही पढ़े हुए या किश्तवाड़ से बच्चे पढ़े हुए इतना रैंक ले आए, या क्या उनको ग्लोरीफाई ज़्यादा किया जाता है ऐसे केसेस को? एग्जैक्टली, लाभ बहुत कम लोग आ रहे हैं ना। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। जिस साल मैंने UPSC क्वालिफाई किया, उस साल पूरे चिन्हाव वैली, रामबन, किश्तवाड़, डोडा, इन 3 डिस्ट्रिक्ट से आई वाज द ओनली कैंडिडेट हु गॉट सिलेक्टेड, जबकि इतने लोग अपीयर हो रहे थे। ओके, तो अभी भी उसको वो ग्लोरीफाई इतना करते हैं कि उसे लगता है कि हाँ बहुत सभी सारे कर लोग रहे हैं। आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना अभी उस रीजन में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसे मैं आपको पहले बात कर रहा था इस कि एक आइडलाइज करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं सर्विसेज को। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे इंस्टाग्राम पे अभी भी कुछ DM आते हैं, बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, सर मैं अभी क्लास 12th क्वालिफाई किया है, मुझे UPSC करना है नो मैटर व्हाट, आप प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए मुझे कैसे करना है। जस्ट क्लास 12, वो भी अपना कॉलेज लाइफ पे नहीं जी रहे, और ओवरऑल पर्सनैलिटी उनकी डेवलप होगी नहीं अगर अभी वो वो अभी से एक्सपोजर लेवल ही नहीं उन्होंने अचीव Exactly. किया, और उनके दिमाग में ये है कि मैंने बेसिकली एक नैरो डाउन हो चुके हैं। बट कुछ हद तक वो नैरो डाउन होना इंडिया में मेरे को लगता है इम्पॉर्टेंट भी है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। क्या पता अगर वो इतना बड़ा
लॉफ्टी टारगेट अपना नहीं सेट करेंगे तो वो डीरेल हो जाएंगे कॉलेज में। अगर एक इतना बड़ा टारगेट भी सेट, आई डोंट एग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपने जब तक एक्सपोजर नहीं, आपको पता ही नहीं है मार्केट में क्या क्या चीजें हैं, आपको सिर्फ ये पता है कि पार्ले जी का बिस्किट आता है, तो आप पार्ले जी का बिस्किट ही उठाने जाओगे, आपको नहीं पता है कि भैया मैकविटीज भी है, ब्रिटानिया भी है, XYZ जो भी है, बट सिर्फ पॉइंट सिर्फ ये है कि ब्रॉडर स्कोप आपको पता ही नहीं है, आपका एक सिर्फ इतना सा है कि आपको एक ही चीज दिख रही है, तो मुझे लगता है कि दैट इज समवॉट रॉन्ग। काफी बार घोड़े की तरह एक फोकस्ड होने में बेनिफिट भी होता है। आई एम नॉट सेइंग कि वो फोकस नहीं होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, बट मुझे पता भी तो होना चाहिए कि मार्केट में कितनी सारी चीजें हैं। एक सेइंग है, यू मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग एंड समथिंग अबाउट एवरीथिंग। मतलब ये आपका पॉइंट भी सही है, बट इसमें मैं एक और एस्पेक्ट देना चाहता हूँ। जैसे अगर आप 12th से फोकस्ड, ओके इट्स गुड टू बी फोकस्ड कि आपने ये करना, अगर आपको पता है कॉन्शियस डिसीजन है प्रोवाइडेड, कॉन्शियस डिसीजन, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट इज टू यू नो एंजॉय एवरी फेज ऑफ लाइफ। यस, अगर आप कॉलेज फर्स्ट ईयर में जा रहे हो, आप सिर्फ लगे हो यूपीएससी के पीछे, देयर इज अ रीजन कि उन्होंने मिनिमम एज रखी है 21 ईयर्स, एक उसके पीछे भी रीजन है, उन्होंने 16 क्यों नहीं रखी, फिर कॉलेज जाते ही आप अपीयर क्यों नहीं हो रहे यूपीएससी में, क्योंकि दे वांट यू टू लिव, दे वांट यू टू एक्सपीरियंस, वो आपकी पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो ओवर कॉलेज पीरियड एज। बट अगर वो बंदा चाहते हैं कि वो लोग चाहते हैं कि बंदा 18, 19, 20 पे तैयारी करे, 21 में अपीयर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं, आप 20 पे भी स्टार्ट करो, इट्स ओके। कॉलेज आपका अगर 19 में खत्म हो जाता है, अगर आप यू आर डूइंग ग्रेजुएशन बीएससी या बीए, तो अगर आप कॉलेज लाइफ में आपकी जो पर्सनालिटी डेवलप होगी ना, अगर आप करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो ना, डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, वो आपको इस एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प करना ज़्यादा सशक्त कर देगी। कोई भी एग्जाम आपकी ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी वैसे डेवलप हो जाएगी। दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट कि बुक्स रीड करो और जाके लिखो और हो जाएगा, ये आपको एक कैरेक्टर टेस्ट करता है, आपका मेंटल लेवल क्या है, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ कितना है, वेदर आप इतनी देर तक सस्टेन कर सकते हो और नहीं कर सकते हो, वो सब टेस्ट होता है, और वो सब कैसे डेवलप होता है ओवर टाइम। मैंने बच्चे देखे हैं जो 16 साल की एज में स्टार्ट करते हैं पढ़ना यूपीएससी का, और बाय द टाइम उन्होंने अपीयर होना होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो थक चुके हो, एग्जॉस्ट हो चुके हैं कि हमें इतने साल पढ़। मैंने स्टार्ट किया 24 साल की एज में यूपीएससी किस एज में स्टार्ट किया आपने? मैंने 24 की एज में स्टार्ट किया, आफ्टर एमबीबीएस ना? आफ्टर एमबीबीएस की, हाँ अब पढ़ते हैं थोड़ा न्यूज़पेपर तो पढ़ते होगे? इंटर्नशिप के टाइम स्टार्ट किया था, बिल्कुल लेट, तब तक बिल्कुल नहीं, तब तक मुझे पता नहीं था बाहर क्या हो रहा है। आप न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते? ना बिल्कुल नहीं, तब तक कुछ नहीं पढ़ा था। 24 साल की एज में डिसाइड किया कि हाँ यार अब सिविल सर्विस। तूने लास्ट वाले एपिसोड में बोला था ना कि 35 के बाद ही पढ़ते हैं न्यूज़पेपर। सी एक और चीज़ है जो बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कि यार, जैसे मैं 2020 से मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना और इवेंचुअली 24 में क्वालिफाई किया, तो लोग ऐसा बोलते हैं कि यार आपने लाइफ में इतने साल दे दिए इस एग्ज़ाम को, ये कर दिया वो कर दिया, तो वहाँ मुझे लगता है कि मैं कुछ ना कुछ कर रहा था उस टाइम में भी। जैसे इनिशियल 2 इयर्स मैंने पहले एज अ डॉक्टर भी काम किया फॉर सम टाइम, देन मैंने स्टेट सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया। यार आप पहली बार ही तो यूपीएससी के फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू में पहुंच गए थे। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू में पहुंचा था बिल्कुल, और वो मुझे अभी लगता है कि होता तो अच्छा था ऑब्वियसली, बट नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं इट वाज आल्सो फॉर माय गुड ओनली, कि इससे मेरा जो फेलियर को फेस करने की टेंडेंसी है ना, जो मैं मेंटली स्ट्रांग हुआ हूँ ना बहुत, क्योंकि लाइफ में कभी फेलियर देखा ही नहीं था तब तक, सब कुछ फर्स्ट गो में हो रहा है। फेलियर मेक्स यू ग्राउंडेड होते हैं, ग्राउंडेड एंड इट मेक्स यू रेडी फॉर योर सक्सेस। एग्जैक्टली वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, जहाँ पे मतलब सूरज की रोशनी की वैल्यू तभी जब अंधेरे के बाद आएगा, अंधेरा है तो रोशनी भी है। वैसे अगर आपको सक्सेस तभी अच्छी लगेगी अगर आपने फील हुए हो कभी लाइफ में, और फेलियर नहीं बोलता मैं उसको, मैं बोलूँगा सेटबैक्स, लर्निंग, हाँ लर्निंग्स थी। तो वही अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता तो आई डोंट नो वेदर आगे जो काम वर्क प्रेशर होता वो मैं हैंडल कर पाता। अपनी चीज़ों को इम्प्रूव किया ना, एग्जैक्टली, तो वो अपने स्किल सेट्स इम्प्रूव हुए, सब कुछ इम्प्रूव हुआ, सब कुछ। और मुझे एज ए सिविल सर्वेंट भी काम करने का मौका मिला स्टेट में, जो शायद नहीं मिलता अगर मैं और कहीं ना कहीं आपको भी तो वो ये जो आपने सब, आपका कितना टाइम गैप था? और एक और बात, शायद तारिश भाई आपसे मिल भी नहीं पाता अगर मेरा पहले टर्न में हम सोचा हम व्हील्स पे भी नहीं होते आज। कितना टाइम गैप था आपके फर्स्ट इंटरव्यू और लास्ट इंटरव्यू में? जैसे मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था 2021 सितंबर में, और जो लास्ट वाला इंटरव्यू दिया मैंने वो 25 में हुआ, 25 जनवरी में हुआ। तो मतलब मोर देन 4 इयर्स। इन 4 सालों ने आपको और सॉलिड किया होगा, बहुत ज़्यादा और सॉलिड किया होगा। मतलब ऑल्दो देयर वर डेज जब मैं रोया भी हूँ, जब मैंने सोचा कि यार शायद नहीं हो रहा, पेशेंस चेक हो जाती है, मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसी फीलिंग्स आती हैं, बट मैंने उस टाइम गिवन अप कि यार केस हो गया मेरा। भाई ये उस टाइम मेरा बस ये था कि स्पोर्ट्स पर्सन कभी भी गिव अप नहीं कर सकता,
उसको पता है कि मैं आज रात को सोने से पहले ना कि यार कल सुबह से ये सब बंद, आई विल डू समथिंग एल्स इन माय लाइफ। सुबह उठेगा ना और उसके बाद हो जाएगा कि नहीं यार इसके अलावा तो कुछ और है ही नहीं लाइफ में, आई हैव टू डू दिस ओनली। एग्जैक्टली। तो ये होता था कि यार वो दिन आते थे जब मैं रोया, ओके सेल्फ डाउट आया, ओके लेट इट हैपन, एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, तीसरे दिन फिर से हम उठे, फिर से स्टार्ट करेंगे। तो क्या हुआ, नहीं हुआ, इट्स ओके, विल ट्राई अगेन। जब तक आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप जब तक आप प्रोवाइडेड आप चाहते हो, कितने अच्छे से आप वो चाहते हो वो करना, अगेन इट शुड बी योर कॉन्शियस डिसीजन। इनफैक्ट मुझे अब तो ऐसा लगने लगा कि मतलब मुझे पढ़ना इतना अच्छा लगता है, न्यूज़पेपर पढ़ना या बाकी बुक्स पढ़ना, कि मुझे लगता है यार मज़ा आ रहा है कि यार एग्जाम देना बंद कर दिया तो फिर क्या करेंगे लाइफ में। तो जैसे अब मैं ऐसे स्टेज में हूँ यार, कभी कभी मुझे फील होता है कि यार फिर से पढ़ना चाहिए था, कुछ और पढ़ते हैं, तो मतलब एक मज़ा भी आने लगता है उस चीज़ में। बहुत बढ़िया। और आपको क्या लगता है कि ऐसा नहीं है कि जैसे जम्मू JNK हो गया, ये पहाड़ी रीजन हो गया ना फॉर द इंटायर कंट्री, तो क्या हम पहाड़ियों में रहकर relatively privileged है in terms of AQI, in terms of freedom to think, freedom to pause, freedom to introspect? क्या ऐसा कुछ है? हाँ, मतलब मैंने there is no rush as such. एग्जैक्टली यही मैं बोलने वाला था कि ना बाहर आप जाओगे ना दिल्ली या बाकी जगहों पे, लाइफ इज सो फास्ट, so very तो आपको टाइम ही नहीं मिलता सोचने का, आप खुद से बात करने का, मेट्रो मिस हो जाएगी तुम्हारी, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने का। यहाँ पे लाइफ थोड़ी स्लो है। यहाँ पे जैसे आपने AQI की बात की, सब क्लियर है, पहाड़ है, माउंटेन्स है हमारे पास, तो हमें सोचने का टाइम मिलता है, हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं अच्छे से, हमें अच्छे बॉन्ड डेवलप करने का टाइम मिलता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, रिलेटिव्स के साथ। तो अगेन हमें लगता नहीं है, बट वो एक एडवांटेज प्रोवाइड करता है आपको, आपके मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग रहने में, मेंटली आपको रिलैक्स रहने में वो हेल्प करता है। और अगर आप चाहो तो उसको एज एडवांटेज यूज़ कर सकते हो अपने एग्जाम क्वालिफाई करने में या कुछ भी लाइफ में अचीव करने के लिए। एंड बड़े शहर भी जो बने हैं वो छोटे शहरों से उठ के ही लोगों ने बनाया है। हाँ एग्जैक्टली। जो बड़े शहरों में भी छाए हैं लोग, बिल्कुल, वो छोटे शहर से ही उठ के वो बड़े शहर में गए हैं। तो मुझे लगता है कि JNK के बच्चे और JNK के यंगस्टर्स काफ़ी टाइम पूछते हैं कि JNK में है ही क्या। भाई तुम्हारे पास है रिलेशंस, तुम्हारे पास है साफ हवा, सोचने का समय। एग्जैक्टली। ये बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं। और अब तो इन द कमिंग डेज यू विल हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर आल्सो। हाँ, अब मतलब जो गवर्नमेंट जम्मू है वो भी बड़ा शहर बन जाएगा। वो अब वी कैन नॉट कॉल इट स्मार्ट सिटी, बट इट्स गोइंग टुवर्ड्स समथिंग बेटर। हाँ एग्जैक्टली, इट विल बी इवेंचुअली। और मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है हर तरीके से, कनेक्टिविटी वाले हिसाब से कहो आप तो। बस मैं आप एक बार पूरा JNK का मेरे को, आपको क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा, JNK का 5-8 साल के बाद इन टर्म्स ऑफ सिविल सर्विस एक्सपोजर आप एक बार फ्यूचर बता सकते हो, इंफ्रा एंड एवरीथिंग का थोड़ा बहुत? सिविल सर्विस, देखो सिविल सर्विस नॉट मतलब कि आपने जो ज्ञान लिया सिविल सर्विस अच्छा हाँ, तो मुझे लगता है कि फॉर अ सिविलियन JNK फॉर द लॉन्ग टाइम क्या रहा है, कंट्री से डिस्कनेक्टेड रहा है, थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड रहा है। और हमें क्या लगता था कि हम आपस में कम्पीट करने लगते थे, JNK वाले लोग आपस में ही कम्पीट, जम्मू कश्मीर लद्दाख अपने में लड़ रहे हैं, अपने लड़ रहे हैं, मतलब हम आपस में कम्पीट कर रहे हैं फॉर जॉब्स एंड एक्सेट्रा। तो हम ना जो हमारा पोटेंशियल था वो यूटिलाइज नहीं हो पाया टू कम्पीट एट ए ग्लोबल लेवल या नेशनल या ग्लोबल लेवल पे। अब क्या हो रहा है, लास्ट 6-7 सालों से जो हो रहा है, ग्रेजुअली हम जो है नेशनल लेवल पे आ रहे हैं, कंपटीशन वाइज या बाकी तरीके से, या एंटरप्रेन्योरशिप वाइज JNK से भी अच्छे एंटरप्रेन्योर बाहर जा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं आने वाले 5-6 साल में मुझे लगता है कि JNK जो है वन ऑफ द टॉप ग्रोइंग इकोनॉमी बनेगी स्टेट अमंग द स्टेट्स इन द एंटायर कंट्री। रीजन बिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट पुश कर रही है। अगर आप कनेक्टिविटी की बात की जाए तो अभी देखो जो श्रीनगर रेल कनेक्टिविटी से कनेक्ट हुआ है, जो कि चिन्हाब ब्रिज बनाया दैट इज इंजीनियरिंग मार्वल, वो सब हो रहा है। स्मार्ट सिटीज़ पे हाईवे की बात देखो तो कितना एक 6 लेन हाईवे एक्सप्रेसवे ये बनाया जा रहा है, यहाँ पे कनेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस कितने बड़े, पहले हम जिस टाइम में तब पढ़ता था आ गया, IIT आ गया, देयर वर ओनली 3 मेडिकल कॉलेजेस, अब तो बहुत सारे हैं, शायद आई डोंट इवन रिमेंबर नंबर, 9-10 होंगे अराउंड। एंड आल्सो Jammu is the only city in the entire country which has IIT, which has IIM, which has AIIMS. Right. तो ये गवर्नमेंट के लिए कितनी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह है। एग्जैक्टली। तो हेल्थ के एस्पेक्ट, एजुकेशन के एस्पेक्ट से, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के एस्पेक्ट से अगेन JNK इज ऑन राइट ट्रैक। और इसके अलावा जो JNK का एसेट है मेन अपना एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, उस पर भी एडिक्वेट स्ट्रेस दी जा रही है। और मुझे लगता है कि टूरिज्म एग्जैक्टली। एक प्रॉब्लम क्या है कि जो अभी भी लैक कर रहा है, जिसपे हमें वर्क एंटरप्रेन्योरशिप पे, हमें क्या लगता है कि एट टाइम्स कि आप गवर्नमेंट जॉब परस्यू करो या कोई आप करियर परस्यू कर रहे हो, अगर आप वो नहीं कर पाए तो आप आ जाओ आप बिजनेस पे।
अब आप एंटरप्रेन्योर मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को Second option है। एग्जैक्टली एज ए फर्स्ट ऑप्शन अभी भी ट्रीट नहीं किया जा रहा है, और वहीं पे मुझे लगता है कि अवेयरनेस की जरूरत है। बट लेकिन अब गवर्नमेंट काफी सारे स्टेप्स ले रही है, जैसे स्टार्टअप प्रोग्राम एक स्कीम लॉन्च करी हाँ, है अभी Startup India गवर्नमेंट scheme is all ने, there। जैसे अभी पीछे इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 आई थी, 20 तो बिल्कुल बिल्कुल अब बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। जेएंडके टूरिज्म पॉलिसी इज देयर, जेके टूरिज्म पॉलिसी इज देयर, फिल्म मूवीज के लिए पॉलिसी Yes, yes, फॉर yes, शूटिंग। yes। अच्छा, हाँ, उसमें जैसे बहुत स्पेसिफिक अच्छे पॉलिसी incentives हैं, बहुत जिसमें सारे लोकल्स को भी आप रिक्रूट करने के लिए पूरे इंसेंटिव्स दिए गए हैं इंसेंटिव्स उसमें। दिए गए हुए हैं। अब और वही ये है कि पॉलिसी सेकंड नंबर है, ये फर्स्ट नंबर थी, अब ये सेकंड नंबर आई है। हाँ, एग्जैक्टली कि अब बंदा कितना आगे बढ़ के उनको टैप कर सकता है। एग्जैक्टली। और इवन स्पोर्ट्स के लिए भी वो पूरा एडुकेट स्ट्रेस दिया जा रहा है आजकल। और अभी देखा भी होगा आपने बहुत सारे अरे बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कौन है? एग्जैक्टली दैट्स व्हाट वी फॉरगॉट टू डिस्कस, Yes. एंड ही इज फ्रॉम डोडा डिस्ट्रिक्ट। ओह, ही इज फ्रॉम मिथुन क्या मनास। मिथुन मनास जी मिथुन मनास। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, उनके डोडा से हैं। डोडा से बिल्कुल। ही हैज बीन ए क्रिकेटर टू, जेएंडके में Yes, बहुत yes, लॉन्ग yes. टर्म वो तक। वही 2-3 काफी टेस्ट देर। मैच भी खेले हुए हैं उन्होंने। तो कुछ वो क्रिकेटिंग हिस्ट्री में। आईपीएल में भी खेल चुके हैं, IPL कोच भी रह चुके हैं, Right, right. तो अब वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है। तो मतलब कर रहे हैं लोग परफॉर्म। एग्जैक्टली But BCCI, एक और इट इज द मोस्ट पावरफुल बॉडी ऑफ क्रिकेट इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली उसके प्रेसिडेंट है, Exactly. तो कितने बड़े आइकन है फॉर द स्टेट टू लुक अप। राइट। राइट। अक्षय, एक सवाल ये भी था कि अब एक चीज़ और हो रही है कि मे बी जैसे आप भदरवा से हो और आपने यूपीएससी क्वालिफाई किया, ऐसे ही काफ़ी जो छोटे छोटे टाउन्स हैं जम्मू के अराउंड के, वहाँ से लोग आकर हम मतलब जेएंडके का नाम रोशन कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जम्मू के जो मेन जम्मू सिटी के जो लोग हैं वो इतना कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं कोई लैग है, क्योंकि बहुत सारा एफर्ट जा रहा है फ्रॉम द रूरल साइड ऑफ द सिटी। व्हाई? सी ये बहुत एक इम्पोर्टेंट एरिया जो हमें डिस्कस, जो आपने सही अभी स्टार्ट किया है। वो कह रहा है कि जो मुझे भी आजकल फील होता है आजकल अपने जूनियर्स को या यंग लोगों को देखते हुए, जो रूरल बैकग्राउंड वाले अभी एरियाज़ हैं, तो उनको इतनी, क्योंकि हम वेस्टर्न मॉडर्नाइज नहीं हो रहे हैं, हम वेस्टर्नाइज हो रहे हैं कहीं ना कहीं। ये इसको समझाना, वेस्टर्नाइज वर्सेस मॉडर्नाइज, इसको हाँ, समझाना। मतलब हमें क्या हो रहा है कि वेस्टर्नाइज में क्या हम वेस्टर्न कल्चर को कॉपी कर रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन इज हम अपनी थिंकिंग, हम अपनी सोच को ओवर टाइम इंप्रूव कर रहे हैं, बहुत रैशनलाइज सोच रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं। इवॉल्व कर रहे हैं। वेस्टर्नाइजेशन में क्या है कि हम वेस्टर्न अंधाधुंध कल्चर को कॉपी कर रहे हैं, उनके ड्रेसिंग स्टाइल को, उनकी मूवीज़ को, सॉन्ग्स को। मैं नहीं बोलूँगा एंटायरली गलत है वो कुछ हद तक ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि रूरल वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको अभी उतना एक्सपोजर नहीं मिला उसका, और कहीं ना कहीं वो अभी अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को उनके अंदर स्ट्रॉन्ग है। उससे क्या है कि वो थोड़े फोकस्ड है। मैं नहीं बोलूँगा कि वेस्ट इससे जो सिटी के लोग हैं एंटायरली फोकस्ड अनफोकस्ड हैं या फिर मैं focused भी ऐसे नहीं कह रहा कि But- बिल्कुल ऐसा हो गया है कि भैया जम्मू वाले तो कुछ कर नहीं रहे, टेंडेंसी बट है। But- मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आज की डेट में ये हो रहा है कि अगर सपोजिंगली, बिकॉज जम्मू में पॉपुलेशन ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि जम्मू से ज्यादा नाम बाहर आने चाहिए थे, exactly. लेकिन ऐसा हो रहा है कि नहीं, रियासी से नाम आ रहा है, डोडा से आ रहा है, कटरा से आ रहा है, Right, भदरवा से आ रहा है, फ्रॉम अ लिटिल फार अवे एरियाज फ्रॉम द मेन सिटी। एग्जैक्टली। अब जम्मू में मुझे ये लगता है कि आजकल जो सबसे बड़ा स्पॉइल कर रहा है लोगों को वो है रील कल्चर। आप इंस्टाग्राम पे इट्स नॉट एंटायरली बैड, बट आप कुछ भी, जैसे आपने देखा होगा कि रील्स बनाने के लिए आप इंस्टा पे फॉलोअर चाहिए, आपको एक ना सोशल वैलिडेशन चाहिए। वैलिडेशन चाहिए। तो आप उस तरीके की पर्सनालिटी लोग डेवलप करने लगेंगे कि यार लोग आपको देखने लगे और आप कुछ पोटेंशियली अच्छा जॉब काम नहीं कर रहे हो। नॉट जस्ट दिस, कुछ जो है नेगेटिव एस्पेक्ट में भी जा रहे हैं। देयर इज टेंडेंसी टू गो टुवर्ड्स स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, जो हमारे बहुत सारे यूथ आजकल जा रहे हैं। एंड इवन कुछ देयर आर पीपल जो बाइक स्टंट्स हमने देखा होगा, हाँ, तो वो भी कर रहे हैं। दैट इज एक्चुअली रिस्की। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि अपना जो पोटेंशियल है वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, वो डाइवर्ट हो चुके हैं फ्रॉम देयर व्हाट वाज द सपोज टू बी राइट डायरेक्शन फॉर देम। तो उसको वापस ट्रैक में लाना, वो जैसे आपने पहले भी बात की कि आपकी सराउंडिंग्स, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, वो या इवन गवर्नमेंट आल्सो, दे कैन प्ले अराउंड अ रोल इन ब्रिंगिंग देम बैक ऑन ट्रैक। तो ऐसा नहीं कि जो आपको देखना कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू। अगर आप दिन भर टाइम आप इंस्टा स्क्रॉल करने में लगा रहे हो, आप दिन भर टाइम इसी ड्रग्स में लगा रहे हो, इसमें यूटिलाइज कर रहे हो, तो यू आर सपोज टू गेट स्पॉइल्ड इन योर लाइफ एंड आप अच्छा नहीं कर पाओगे। तो उनको कि ऐसा बहुत लिमिटेड पॉपुलेशन, नो डाउट बहुत मेजर पॉपुलेशन नहीं है, तो ये लिमिटेड सेक्शन जो इसमें इन्वॉल्व हो रही है, बट ये हो रही सस्ता नशा है ना। सस्ता नशा है। सस्ता नशा। तो ये हमारे पोटेंशियल को, जो कहते हैं ना इंडिया में भी डेमोग्राफिक डिविडेंड है,
कि हमारी यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और ये 2045-2050 तक रहेगा। उसके बाद हमारी ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा राइज करेगी। वो डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा अगर वो ढंग से Exactly. ट्रीट नहीं किया गया। एग्जैक्टली तो उनको प्रॉपर डायरेक्शन देना, प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर अवेयरनेस, प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब होना ज़रूरी है ताकि उनको वो हमारे कंट्री के लिए एसेट बने रादर देन ए लायबिलिटी। मुझे एक चीज़ लगती है कि स्क्रीन ना, इट इज़ लाइक फायर, यू कैन आइदर कुक फूड विद इट और बर्न योर हाउस डाउन। हाँ स्क्रीन एक इतना पावरफुल मीडियम आजकल बन गया ना, द पीपल हु आर प्रोड्यूसिंग वैल्यूएबल कंटेंट वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बड़ी आसानी से। उनको पहले जो इंफ्रा चाहिए होता था वो आजकल नहीं चाहिए। एक फ़ोन इज़ इनफ, बट एक गाड़ी इज इनफ हाँ। और 3 लोग इज इनफ। ये एंड कंजम्पशन के एंगल पे आप देखो, अगर आप अच्छा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, अगर आप सही डायरेक्शन वाला कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो जो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो इंटरनेट और स्क्रीन से पावरफुल चीज़ आज तक ज़िंदगी पूरी दुनिया में आज तक नहीं हुई इंसानों की हिस्ट्री में, बट उससे ख़राब भी आज तक कुछ नहीं हुआ। Exactly. इट इज़ लाइक फायर, जो मेरा Two-edged पर्सनल sword है बिल्कुल। कि या तो बहुत, एंड आई बिलीव सबको आजकल सोशल नेटवर्क पे प्रोड्यूसर कैसे बनना है वो सीखना चाहिए रादर देन कंज्यूमर। एग्जैक्टली क्योंकि अगर आप प्रोड्यूसर बनोगे ना तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली जाएगा मैं कैसे प्रोडक्टिव हूँ, कैसे मैं नॉट शॉर्ट टर्म गिमिक्स करके, नॉट हैक्स, बट कि मैं वैल्यूएबल कंटेंट बना पाऊँ, अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बना पाऊँ, उसके लिए बहुत पावरफुल मीडियम है। राइट। आजकल हो क्या रहा है, कंज्यूमर कल्चर बहुत ज़्यादा आ गया है। हाँ, तो हम बस कंज्यूम कर रहे हैं। और सोशल मीडिया का आपने बात की तो इस पे एक ऑक्सफोर्ड ने एक टर्म भी यूज़ की थी, ब्रेन रॉट, ब्रेन रॉट। कि अगर आप इंस्टा पे और बाकी पे इतना कंटेंट स्क्रॉल कर रहे हो, आप अपना ब्रेन यूज ही नहीं कर रहे हो, और इवेंचुअली क्या हो रहा है, आपकी ब्रेन की कैपेसिटी टू थिंक, टू इनोवेट, वो डिक्रीज हो जाएगी ओवर टाइम। इसीलिए चाइना ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है अपना social टेल यू, मैं network अपनी एग्जांपल देता हूँ। कभी मैं जैसे एग्जाम रिजल्ट के बाद और बिफोर जॉइनिंग आई वाज फ्री फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो मैंने कुछ दिन या कुछ मंथ इंस्टा पे बहुत टाइम स्क्रॉल किया और मुझे पता है टाइम लगता था यार मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ कि कोई कुछ Brain पूछेगा fog हो मुझे, आई एम जाता नॉट इवन। हाँ एग्जैक्टली। तो सोचो आपने एक स्टेज पे जबकि इतना दिमाग चलाया है, हाँ। आप ये कह रहे हो तो बाकी तो फील भी नहीं कर पा रहे होंगे। एग्जैक्टली। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और दूसरा एक और रीजन ये है कि जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे अच्छे, जनरेटिव एआई, चैट जीपीटी हमारे पास। कुछ भी प्रॉब्लम आई, चैट जीपीटी। आजकल मैंने लोगों को देखा टेक्स्ट का रिप्लाई करने के लिए भी वो चैट जीपीटी पे डालते हैं कि आप इस मैसेज का क्या रिप्लाई करूं। तो मतलब आप अपना ब्रेन यूज कहाँ कर पा रहे हो? जितनी हम पैसिव फीडिंग ले रहे हैं ना, तो उससे हमारा ब्रेन बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। बट लेकिन मुझे लगता है कि एआई को आप अच्छे से यूज कैसे कर Exactly. सकते हो, अगर आप मैं आई वोंट से कि आप टेक्स्ट को रिप्लाई करने के लिए करो, बट आप उसको अच्छा प्रॉम्प्ट दो। हाँ। आप उसको प्रॉम्प्ट देना सीखो, आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना। जैसे आपके पास कोई डे टू डे बेसिस पे, जैसे यू बीइंग अ एडमिनिस्ट्रेटर, आपके पास कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है जिसको आपको पता है कि डेली बेसिस पे मेरे पास ये प्रॉब्लम आनी है और मेरे को इसका सोल्यूशन चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मी बीइंग अ सीए, और मैं अगर सोच रहा हूँ कि मेरे पास रोज़ एक बैंक स्टेटमेंट आनी है और उसमें मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसके लिए कोई वीपीए डिज़ाइन करूँ या कुछ डिज़ाइन करूँ जो मेरे को काम में इजी, या कोई ऑटोमेशन जो है उससे वो मेरी निकले, जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा अच्छी हो जाए। बट उसमें भी आपका दिमाग लग रहा है एज अ प्रोड्यूसर ना, और इवन यही मैं कह रहा हूँ कि अगर हम चैट जीपीटी को ऐसे यूज एज अ करें, प्रोड्यूसर यूज करेंगे ना हाँ, तो AI को। हमारा काम बहुत इजी हो सकता है। एग्जैक्टली। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ अपनी प्रिपरेशन जर्नी से ही, हम्म। या सिविल सर्वेंट्स जो एस्पिरेंट्स हैं वो कर सकते हैं। जैसे होता क्या, हमें आंसर प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। मेंस होता है एग्जाम हमारा, जिसमें हमें थ्योरी लिखनी पड़ती है। क्वेश्चन आते हैं, यू हैव टू आंसर इन थ्योरी, 2 पेजेस 3 पेजेस का आंसर। अब सपोज मैं टेस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पहले होता था कि हमारे पास कंटेंट अवेलेबल नहीं होता था, यार कोचिंग का मटेरियल कहाँ से लाएंगे, मॉडल आंसर कहाँ से लाएंगे। आजकल क्या, सपोज आई प्रैक्टिसिंग ए टेस्ट, क्वेश्चन है, मैं अपना आंसर लिख रहा हूँ, उसके बाद आई गिव ए प्रॉम्प्ट इन चैट जीपीटी टू फाइंड ए मॉडल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रॉपर प्रॉम्प्ट देगा यूपीएससी पैटर्न पे विद प्रॉपर डेटा, सब मिलेगा। उसके बाद मैं इवैल्यूएट करूँ अपना आंसर कि हाँ मैंने क्या क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, दैट इज गुड। बट कैंडिडेट्स क्या कर रहे हैं, पहले ही चैट जीपीटी पे डाल रहे हैं, आंसर पढ़ रहे हैं, वो अपना ब्रेन कहाँ यूज कर रहे हैं, नहीं, They are that not is actively wrong, involved. that is wrong. तो आपको पता हो, जैसे आपने बोला कि कैसे एआई को यूज करना है फॉर योर ओन बेनिफिट, वो हमें सीखना जरूरी है। एआई यूज तो करना ही है, यूज तो करना ही है। बिल्कुल, जो यूज नहीं कर रहा वो पीछे रह जाएगा। और इनफैक्ट मैं इसको सीख भी रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने मुझे इंटरव्यू में पूछा था इस साल क्वेश्चन कि व्हाट आर योर वीकनेसेस, तो मैंने एक ये भी वीकनेस बोली थी कि आई एम नॉट दैट अवेयर इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाइक एआई, ब्लॉकचेन, आई हैव टू लर्न। आपने ये बहुत बोल्ड और ब्रेव चीज बोली है। हाँ एग्जैक्टली, मैंने वो, क्योंकि आई एंड दैट वाज एक्चुअली एन ऑनेस्ट रिप्लाई, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है जितना मुझे होना चाहिए आज के टाइम पे। तो दैट आई एम ऑल्सो लर्निंग। तो चैट जीपीटी या बाकी एआई प्लेटफॉर्म्स को कैसे अपने
बेनिफिट के लिए यूज करना है. दे शुड सप्लीमेंट योर वर्क, नॉट रिप्लेस इट. Yes, yes. वाओ, तो- काफी सही. इट इज अ हाँ. टूल. टूल It is a एग्जैक्टली. tool. It is a tool. It should be used as a tool. और हमें उतनी एक्टिविटीज करती रहनी चाहिए जिससे आप अपना माइंड यूज आपको कर रहे कोई मिल गया, मूवी का डायलॉग याद होगा, कंप्यूटर ने इंसान को नहीं, इंसान ने कंप्यूटर को बनाया. आपने कहा था ना, पापा से सीख गया. मैं पापा से सीख गया हूँ. हो. एग्जैक्टली. तो आज तो मुझे लगता है ये तो हमारे जो बच्चे हैं आज के यूथ है कंट्री का, उनको वो एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जहाँ पे वो ज़्यादा अपना ब्रेन को यूज़ कर रहे हैं. ब्रेन जैसे हम मसल्स है ना, तो जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे उतना हाइपरट्रॉफी होगा, मसल डेवलप होगा. जितना आप ब्रेन यूज़ कर रहे हो सोचने में, इनोवेट करने में, उतने आपके न्यूरल कनेक्शन डेवलप होंगे, सिनेप्सेस डेवलप होंगे, उतना आप अच्छा कर पाओगे लाइफ में. But with the use of ये जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि रील्स देख के ये सब खत्म कर दिया. सब खत्म हो रहा है. जैसे अब मसल की बात है, तो अगर आप मसल ज़्यादा देर जिम छोड़ दो करो तो आपका मसल एट्रोफी हो जाता है, हाँ. साइज डिक्रीज हो जाता है, लूज हो जाता है. सिमिलर इज द थिंग फॉर ब्रेन एज वेल. अगर आप कुछ महीने ब्रेन को यूज़ नहीं कर रहे हो एक्टिवली, तो अल्टीमेटली आपके जो न्यूरल कनेक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और आप सोच ही नहीं पाओगे. आपके ब्रेन की कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी. अक्षय भाई, इसको क्लोज करने से पहले अब वी वांट यू टू गिव अ सोच ऑन दीस व्हील्स. तो योर लास्ट For the youngsters. Yes. हाँ. See, for the youngsters, I will say that do what your heart says. पहली Hard बात, says to keep on scrolling reels. कॉन्शियस डिसीजन होना चाहिए. वहाँ पे माइंड भी यूज करना है आपने. ऐसा नहीं है. बट आई मीन बाई हार्ट इज जो आपको लगता है कि हाँ आपके लिए बना हुआ है, जो आपको लगता है कि आपके लिए एक अच्छा करियर है, जिससे आपको लगता है कि आप एक सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए कुछ अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाओगे, वो करो. ना कि वो करो जो आप बाकत देखा देखी में कर रहे हो कि यार वो ये कर रहा है तो मैं भी वो I'll कर stop criticizing India. हाँ. Exactly. I am very much against it कि ये लोग जो कहते हैं ना कि इंडिया में तो कुछ है नहीं, अरे इंडिया में मुझे- सब कुछ है, साला तुम भाग रहे हो बाहर. सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ आपको. लोग हैं जो एक एग्जाम क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे हो आप, या कुछ भी कर रहे हो, 4 साल से आप कुछ कर नहीं रहे हो. पढ़ना है आपका, यू आर सपोज टू स्टडी, आप पढ़ नहीं रहे हो, घूम रहे हो, और आप लिख रहे हो आई डोंट वांट टू स्टे इन दिस कंट्री. यहाँ पे और भाई तुम अपना काम कर रहे हो क्या? व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज हर किसी को अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिव. अगर इफ वी आर बिकम ए गुड सिटीजन ना, इंडिया ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा. Yes. गुड सिटीजन आई मीन, अगर मैं अभी मेरा क्या, आई एम सपोज टू स्टडी, आई शुड स्टडी. इफ आई एम सपोज टू वर्क, आई शुड वर्क. इफ आई एम सपोज टू प्ले, आई शुड प्ले. जो आपसे उस टाइम सपोज है कि आपको क्या करना चाहिए, अगर आप वो काम ऑनेस्टी से कर रहे हो ना, तो आप इंडिया ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा, रादर देन क्रिटिसाइजिंग. ये मैं आपको इससे थोड़ा सा पीछे जाऊँगा, सॉरी, कि जब हम मेडिकल कॉलेज में भी थे ना, एक ये भी रीज़न था मेरे सिविल सर्विसेज की तरफ आने में. तो बहुत सारे लोग, हम फ्रेंड्स थे, तो वो क्या करता था, मेरा एक फ्रेंड था, व्हाट ही यूज्ड टू से इज, क्या यार इंडिया में कुछ नहीं है, मशीन नहीं है, क्या यार पेशेंट्स को बेड नहीं मिल रहा, क्या यार पेशेंट्स की क्या हालत हो रही है. तो मुझे डिसाइड किया कि क्रिटिसाइज क्यों करना है. दो चीज़ें हैं, या तो एक्सेप्ट करो या तो चेंज करो. वाओ. तो या तो एक्सेप्ट करो या तो चेंज करो. तो चेंज करने का एक ऑप्शन है कि आप सिविल सर्विसेज में आके आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि आप वो कंट्रीब्यूट कर सको जहाँ भी आप पोस्टेड है, जितना भी आपका. Change is the only way out. एग्जैक्टली. इधर एक्सेप्ट और डू समथिंग टू चेंज, डोंट क्रिटिसाइज. रंग दे बसंती का डायलॉग है. कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है. एग्जैक्टली. सिद्धार्थ ने कहा था एंड में. सबसे इजी काम होता है क्रिटिसाइज करना. भाई तारिश, मुझे आज पता चल रहा है तू बहुत बड़ा मूवी बफ है. नहीं, ये अच्छा है. देखो, यही होता है कि मूवीज को यूज कर रहे हैं अच्छे काम के लिए. बनना तो एक्टर था. अभी भी टाइम है आपके पास. कर रहे हैं कोशिश. अभी कैमरा के सामने. अब हाँ, आप बन सकते हो एक्टर. एंड वही मुझे एक और चीज़ लगती है कि जो आपकी एक, जो मैं आपके थ्रू कहता हूँ, आप बताना कि कैसी सजेशन है ये, कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, आपके दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी जो आपके इतने वेल विशर्स नहीं हैं, वो आपकी ना टांग खींचने की कोशिश करेंगे. क्योंकि और ज़्यादातर वही लोग टांग, सपोज आप भी अक्षय भाई फॉर एग्जांपल, आपका 1-2 बार नहीं हुआ, आपके भी कई लोगों ने टांग खींची होगी, या फिर आपके पेरेंट्स को किसी तरीके से अफेक्ट करने की कोशिश की होगी. अच्छा नहीं हुआ, अच्छा ये नहीं हुआ, अच्छा वो नहीं हुआ. तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पॉइंट है छोटे शहरों में, जहाँ पे एक दूसरे के सक्सेस से लोगों को चिढ़ है. मैं अब मतलब ऑन कैमरा ये बताना नहीं चाहता हूँ, तो मतलब बस आपको इनडायरेक्टली हिंट दूंगा कि देवर टाइम जब मेरा नहीं हुआ था इंटरव्यू तक, 2 बार पहुंचा, इससे पहले मैं इंटरव्यू तक नहीं हुआ. देवर पीपल जो मेरे फादर को कॉल करते थे कि रिजल्ट आया, व्हाट हैपेंड, जबकि वो पता है कि बाई नेम लिस्ट आती है फाइनल. दे मस्ट हैव सीन लिस्ट, उनको मेरा नाम नहीं दिखा लिस्ट में, स्टिल पूछते थे. एंड व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड, कॉल ही नहीं आई उन लोगों की. तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली मैं बोलूँगा रूरल एरियाज में, हमारी साइड एरिया. और J&K इंडिया के लिए रूरल ही है. हाँ, इंडिया के हिसाब से कि वहाँ वो लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर हमारे एरिया से एक बच्चा कर रहा है
तो बाकी लोग भी एनकरेज हो गए, उनको लगेगा कि यार ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। हाँ। अक्षय, इसीलिए एक हम बैरियर यहाँ होता है ना, पे- वो बैरियर क्रॉस होना चाहिए। बट वो लोग क्या सोचते हैं कि यार इसने कैसे किया, इसने क्यों किया। और अक्सर वही लोग चिढ़ खाते हैं जिन्होंने जिंदगी में खुद कुछ किसी फेज में नहीं खड़ा होता, हाँ एग्जैक्टली, वही लोग टांग खींचते हैं नीचे। और अक्षय, हम इसीलिए यहाँ What पे can I हैं, do for you? सोच बदलने के लिए सोच ऑन व्हील्स पे। एग्जैक्टली। और ये बहुत अच्छे पॉइंट थे कुछ। चलो, थैंक यू अक्षय भाई, थैंक यू फॉर योर thank you टाइम। so much. थैंक यू सो मच, Thank इट you. वाज फन इंटरेक्टिंग विद, एंड आई होप कि लोगों को कोई अच्छा मैसेज गया और कुछ ना श्योरली कुछ प्रोडक्टिव वो अपनी लाइफ में काफी अच्छा कर प्रोडक्टिव बातें करी हैं, श्योरली। पाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर जम्मू एंड एंटायर इंडिया ऑब्वियसली। अब कुछ वो ना हो। पता चले तारिश भाई। वीडियो रिकॉर्डिंग भी